वेलकम दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे मनी का डेफिनेशन, उसका इवैल्यूएशन एंड उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ मनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आपको पूछा जाएगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मनी, लेकिन आपको आंसर कैसे लिखना है, पहले आप डेफिनेशन लिखोगे और उसके बाद टाइप्स लिखना स्टार्ट करोगे। इसीलिए आपको डेफिनेशन समझना और लर्न करना बहुत ही जरूरी है। दो डेफिनेशन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगी, दोनों में से मतलब दोनों ही लर्न करनी है, लेकिन एक डेफिनेशन तो बहुत ही ईजी है। कौन सा डेफिनेशन पहले मैं वो बता दूं आपको। पे अटेंशन। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉकर क्या कहा है, मनी इज व्हाट मनी डज। ये एक ऐसा डेफिनेशन है दोस्तों जो आपको हमेशा याद रहेगा। इतना सिंपल डेफिनेशन कभी आपने देखा ही नहीं होगा, तो इसीलिए नाम के साथ इकोनॉमिस्ट का नाम क्या है, प्रोफेसर वॉकर क्या कहा है, मनी इज व्हाट मनी डज। मनी इज व्हाट मनी डज डेफिनेशन हो गया। ओके, अब क्रॉथर का डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। उनके हिसाब से मनी मतलब क्या था, उनका कहना है मनी इज एनीथिंग, क्या कह रहे हैं वो, मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल as a mean of exchange. What? Generally acceptable as a mean of exchange and at the same time acts as a measure and store of value. Medium of exchange कहा, राइट। मेजर्स एंड स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब क्या कि फॉर एग्जाम्पल ये मैं 50,000 का फोन लेता हूं, तो ये 50,000 ये क्या हो गया, मनी में मेजर किया ना कि इसका वैल्यू 50,000 है, राइट। किसी और चीज का वैल्यू रहेगा फॉर एग्जाम्पल 20,500, तो ये क्या क्या मेजर कर रहे हैं मनी से। इसीलिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मैं मनी दूंगा तो मुझे चीजें बदले में मिलेंगी। स्टोर ऑफ वैल्यू एंड जैसे आप सेविंग कर सकते हो, राइट, उसका वैल्यू रहेगा हमेशा। एंड मेजर, ये तीन वर्ड देखने हैं, मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ओके, पहला डेफिनेशन हम वापस एक बार कर लेते हैं। मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज व्हाट मीन ऑफ एक्सचेंज एंड आगे क्या दिया है, द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर्स एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो दो डेफिनेशन कर लिए। इकोनॉमिस्ट के नाम याद रखना, प्रोफेसर क्या कहा है, क्रॉथर एंड देन प्रोफेसर वॉकर। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हम फटाफट पढ़ लेंगे। इवोल्यूशन ऑफ मनी, आपने अगर यूट्यूब पे मेरा लेक्चर देखा होगा तो बहुत अच्छा एनिमेशन करके हमने वो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो सर्च कीजिए 11th इकोनॉमिक्स मनी चैप्टर करके मैंने वो अपलोड किया है करके। वहां पे आपको बहुत अच्छे से वहां पे एनिमेशन के थ्रू ये चीजें बताई है। लेकिन मैंने वहां पे एक चीज कही थी कि अगर आपको पेपर में लिखना है तो हमको टेक्स्ट बुक में से पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। चलो एक बार फटाफट हम पढ़ लेंगे, क्या है देखते हैं। Evolution of money. Money has come into existence by evolution and not by revolution. Okay. With passage of time, the commodities which were used as a money have changed depending upon the need of time and development of civilization. तो जैसे जैसे वक्त बदलता गया वैसे वैसे मनी का क्या हो गया, मतलब चेंज होते गए। ओके, मनी यूज्ड इन मॉडर्न टाइम इज अ रिसेंट ऑफ व्हाट मेनी रिवोल्यूशनरी चेंज दैट टुक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब क्या कहा है देखते हैं, अब कैसे वो अलग अलग चेंज होते गए पीरियड के हिसाब से, वो हमको देखना है। सबसे पहला टाइप्स ऑफ मनी देखोगे तो एनिमल मनी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब इसमें लिखना क्या है वो तो मैंने आपको उधर भी बता दिया था अपने नॉर्मल वीडियो में। व्हाट डू मीन बाय एनिमल मनी, चलो in protohistoric period, animal money was used as a mean of exchange, that is cow, sheep, goat, etc. However, due to their indivisible nature, commodity money came into existence. तो अब इसका ना राइटिंग का पैटर्न कैसे होगा, पहले तो उन्होंने ये बताया कि एनिमल मनी क्या होता है एंड देन उसका डिसएडवांटेज बता के नेक्स्ट मनी पे हम चले गए। उन्होंने क्या क्या डिसएडवांटेज था उसका, इनडिविजिबल नेचर। अब इनडिविजिबल नेचर मतलब क्या दोस्तों, अगर मैं आपको कोई चीज, जैसे कि आप मुझे फीस दे रहे हो, राइट, आप मुझे कुछ पैसे दोगे, आपने मुझे 2,000 रुपीज दिए, राइट। अब ये मनी है, आपने मुझे 2,000 रुपीज दिया। ओके, अब अभी इस पे आएंगे हम, ये पेपर मनी रिवोल्यूशन हुआ है, लेकिन इससे पहले अगर कमोडिटी मनी होता, सॉरी एनिमल मनी होता, तो आप मेरे पास काऊ लेके आते हैं, राइट, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे पास काऊ लेके आते हैं, लेकिन मैंने तो आपके काऊ का वैल्यू वो तब डिटरमाइंड नहीं था, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया एक चैप्टर, आप बदले में पूरी गाय दे दोगे क्या मुझे, नहीं सर। तो अब मैं रिटर्न भी क्या करूं, इसीलिए ना बहुत डिसएडवांटेज होता था, इंडिविजुअल नहीं देना था तो पूरा दे देना पड़ता था करके। लेकिन आज के केस में अगर मेरा फीस, मैंने आपको कहा 1800 रुपीज है या 1900 रुपीज है, तो मैं आपको 100 रुपया रिटर्न कर रहा हूं, तो ये इजी हो गया ना चीजें, राइट, समझ रहा है। तो यहां पे इंडिविजिबिलिटी नहीं थी। कौन से केस में नहीं थी सर, एनिमल मनी में। ओके, होप सो आप क्लियर हो। सेकेंड पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। क्या है सेकेंड पॉइंट, कमोडिटी मनी। चलो कमोडिटी मनी मतलब क्या, अगर आपको इमेज देखना है तो आप देख सकते हो, लाइक दिस इज कमोडिटी मनी करके। ओके, चलो अब हम पढ़ेंगे क्या कहा है। In olden days, the commodity to be used as a money were depend upon the climatical condition and culture. For example, animals का skin, grains, shells, feather,
tusk, salt, rare article and stone were used as a medium of exchange. Due to the problem of storage of such a commodity, metallic money came into existence. तो देखो यहाँ से प्रॉब्लम था और उसके बाद नेक्स्ट मनी मेटेलिक मनी का उन्होंने कहा कि इसलिए आ गया. ये स्टोर करना डिफिकल्ट हो जाता था. एनिमल स्किन कितने दिन चलते, राइट, वो फीदर हो गया. उसके बाद अलग अलग जो कमोडिटी थी उनको स्टोर करना, पहले तो कैरी करना, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया. और इसको फिर हमने सोचा, ह्यूमन बीइंग ने सोचा कि क्यों ना यार इसका भी कुछ अल्टरनेटिव लाया जाए. जैसे एनिमल से वो कमोडिटी पे आए, वैसे उनको लगा कि नहीं, इसमें और बदलाव हो सकता है. तो कहां पे आ गए? मेटालिक मनी पे आ गए. अब मेटालिक मनी में क्या है, चलो देखते हैं करके. ये रहा आपके सामने मेटालिक मनी का इमेज और अब हम पढ़ेंगे उसका आंसर, राइट, कि एग्जाम में आपको क्या लिखना है. आप लिखोगे मेटालिक मनी यूज ड्यूरेबल मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल एक्सेट्रा. अब ड्यूरेबल मेटल्स मतलब क्या? एक होता है पेरिशेबल नेचर. अब पेरिशेबल मतलब वो जो एनिमल स्किन कहा था ना, वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, हो सकता है वो खराब हो जाए, राइट. उसका उतना यूज मतलब आफ्टर 1 ईयर आप देखोगे तो अपने आप वो इनविजिबल हो जाए करके, गायब हो जाए, राइट. तो ये सब चीजें को टैकल करने के लिए हमने मेटालिक मनी पे आए. और ड्यूरेबल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंडरलाइन करना. हाउएवर स्केर्सिटी ऑफ प्रीशियस मेटल एंड लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन मेटालिक स्पेस गिव रेस टू द यूज ऑफ मेटालिक कॉइन्स. तो अब देखो मेटालिक मनी का क्या डिसएडवांटेज था? स्केर्सिटी, मतलब लिमिटेड था वो रिसोर्सेज. एंड दूसरी बात कि वो ना उसका साइज, शेप, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी उसमें. अगर मैंने आपको अभी अभी कहा कि अगर आप 2000 की नोट देखोगे तो अभी इसमें यूनिफॉर्मिटी है क्या? यस सर. इसका स्टैंडर्ड साइज है क्या? हाँ सर. इसका स्टैंडर्ड शेप है क्या? यस सर. तो ये 2000, अभी तो आप कलर देख के भी पहचान लेते हो. अब ये देखो, कलर देख के आप समझा कि 100 रुपीज का नोट है, तो एक स्टैंडर्ड है ना, यूनिफॉर्मिटी है. वैसे वहां पे होता था क्या? नहीं होता था मेटालिक मनी में. इसीलिए हम अब आ गए मेटालिक कॉइन पे. अब मेटालिक कॉइन पे क्या हमें पढ़ना है तो देखते हैं करके. और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसमें दो चीजें आप पढ़ने वाले हो, स्टैंडर्ड एंड फुल बॉडी कॉइन एंड दूसरा होगा टोकन कॉइन. तो स्टैंडर्ड एंड फुल बॉडी कॉइन एंड सेकंड वन इज व्हाट? टोकन कॉइन. तो आपको बहुत अच्छे से इसमें क्या फर्क है ये भी समझना है. तो पहले हम आराम से शांति से मेटालिक कॉइन क्या होता है ये पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे. इसका इमेज आप देख सकते हो, ये वाला इमेज दिया है, राइट. तो आपने बहुत बार कॉइन्स तो देखे ही होंगे. पहले तो मैं आपको कॉइन्स दिखा दूं. चलो सर हमने देखे हैं, फिर भी अगर है तो मैं दिखा देता हूँ, राइट. ओके चलो, ये क्या है, राइट. ये कॉइन है ना, राइट. ये आप देखते हो. तो पॉइंट इज व्हाट का भी इसने क्या बताया है, ये किसके बाद आया? मेटालिक मनी के बाद मेटालिक कॉइन लेके हम लोग आ गए. अब क्या उन्होंने कहा है, पढ़ते हैं. मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको दिखेगा. Okay. In ancient time, ruler of various kingdom used small piece of metal and fixed their seal on them. Yes. तो हर राजा अपने उस राज्य में अपने अपने हिसाब से मोहर, बोलते हैं ना, सोने की मोहरें देते थे, राइट. आपने सुना होगा छत्रपति कालीन नाणा, राइट. तो उसमें क्या था, वो अपनी मोहर, अपना एक सील लगाते थे ताकि समझता था कि इस राज्य का वो कॉइन है. विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गया, द मॉनेटरी सिस्टम वॉज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट. यस. तो फिर राज्य, बोलते हैं ना कि राजशाही निकल गई और गवर्नमेंट रूल में आ गया, डेमोक्रेसी, राइट ना. अथॉरिटी विद द ड्यू टू यूनिफॉर्मिटी एंड लीगल स्टेटस टू मेटालिक कॉइन, द कॉइन कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर. तो आपको ये 4 लाइन तो समझ गई होगी कि इनिशियली एंशिएंट टाइम उन्होंने कहा है कि राजा महाराजा के जमाने में उन्होंने अपने अपने कॉइन्स बनाए थे, उस पर अपनी अपनी मोहरें लगाए देते थे, सील होता था उनका, राइट. एंड जैसे जैसे फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट जैसे ही आया, राजशाही हट गई, गवर्नमेंट रूल में आया, उन्होंने स्टैंडर्ड, मतलब पूरे इंडिया में वो कॉइन यूज कर सके. जैसे कि 1 रुपीज एंड 2 रुपीज के कॉइन है. अब मैं ये महाराष्ट्र में यूज करूँ, गुजरात में करूँ, मध्य प्रदेश में करूँ, इसका वैल्यू तो उतना ही है, राइट. उसका साइज, शेप, सब इतनी ही सी चीज है. तो ये क्या हो गया, फायदा हो गया किसका? आपके स्टैंडर्ड बोलते ना कि मनी का, आपके मेटालिक कॉइन का. यस. अब जाते उसमें 2 पॉइंट बेटा, बहुत शांति से देखना. क्या है? स्टैंडर्ड और फुल बॉडी कॉइन, और दूसरा है टोकन कॉइन. इसमें क्या फर्क है हम पढ़ते हैं और फिर समझते हैं. चलो, फुल बॉडी कॉइन्स आर दोज हुज फेस वैल्यू इज इक्वल टू देयर इंट्रिंसिक वैल्यू. ओके, ये क्या है समझाता हूं. फेस वैल्यू इंडिकेट द एक्सचेंज वैल्यू फिक्सिंग बाय द रेशियोइंग अथॉरिटी. दिस कॉइन आर मेड आउट ऑफ प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा. स्टैंडर्ड कॉइन वर यूज फॉर सम डेज ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. तो क्या होता था पता है कि मैंने ये 1 रुपये का कॉइन बनाया है और ये सिल्वर का है. क्या है? सिल्वर का है. अब इंट्रिंसिक वैल्यू का तुमको कंसेप्ट समझाता मैं, इससे हट जाओ, नॉर्मल बातें सुनो.
अब क्या होता है कि अगर ये सिल्वर का है, अगर ये गोल्ड का होता है 1 रुपए का कॉइन, अब इसका वैल्यू कितना है 1 रुपया, मतलब लिखा हुआ 1 रुपया है। लेकिन अगर मैं गोल्ड यूज करता हूं इस कॉइन को बनाने को, अब मुझे बताओ 1 ग्राम भी अगर गोल्ड यूज हुआ तो उसका वैल्यू कितना बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कुछ साल अगर आप गूगल करो या यूट्यूब भी करो तो आपको कुछ चीज़ें ऐसे समझेगी कि उस दौरान जब ब्रिटिश रूलर थे या फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ साल तक, वो सिल्वर जो होता था ना इस मेटल कॉइन में, तो कुछ लोगों ने ये बिजनेस ही किया था कि सारे कॉइन्स एक जगह इकट्ठे करने के, उनको पिघलाने का और उनका सिल्वर जो भी प्रीशियस मेटल है ना वो अलग करने का और वो बेच के बिजनेस करने का। तो ये गलत था कि नहीं था दोस्तों? तो इसीलिए आगे जाके देखो टोकन कॉइन आया, बाद में वापस एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप टोकन कॉइन समझो। टोकन कॉइन आर दोज हुज फेस वैल्यू इज हायर देन देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। देखो अब इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या, फेस वैल्यू इज हायर देन देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। अब ये मुद्दा आप समझो, ये अगर 1 रुपए का कॉइन है तो इसका फेस वैल्यू कितना हो गया 1 रुपीज, क्योंकि इस पे क्या लिखा हुआ है 1 रुपीज लिखा हुआ है करके। अब आपको दिखेगा नहीं इतने दूर से, लेकिन 1 रुपीज का कॉइन है, इस पे 1 रुपया लिखा हुआ है तो फेस वैल्यू 1 हो गए। लेकिन इसको मैंने अगर गोल्ड से बनाया होता तो फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका वैल्यू 100। अगर मैंने गोल्ड बनाया है, गोल्ड मेटल यूज किया है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा हो गई। इंट्रिंसिक मतलब जो मेटल यूज हुआ है इसको बनाने के लिए। वेरएज टोकन कॉइन में क्या था, टोकन कॉइन में अगर इसका फेस वैल्यू 1 रुपया होगा ना तो इसको बनाने के लिए जो मेटल लगा होगा, जो मटेरियल लगा होगा, उसका वैल्यू हो सकता है मे बी 0.5 पैसे। तो क्या देखो वैल्यू, देखो फेस वैल्यू इज हायर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। आपको समझा क्या? अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछते डैश डैश मतलब कौन से कॉइन में फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक मतलब बनाने के लिए इसको क्या क्या मेटल या क्या यूज हुआ होगा, तो आप कहोगे कि अगर वो टोकन मनी है तो उसका फेस वैल्यू ज्यादा रहेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू कम रहेगा। तो देखो जो गलत प्रैक्टिसेस हो रही थी, जैसे मैंने कहा कि कॉइन लेके उनको मतलब बोलते हैं ना कि एक पिघला के उसका सिल्वर अलग करके बेच के अलग बिजनेस किया जा रहा था। अब इस केस में सवाल आता ही नहीं, क्योंकि 1 रुपए के कॉइन को इंट्रिंसिक वैल्यू जो कॉइन वो बना है उसका वैल्यू 50 पैसे है। सो सवाल ही नहीं उठता कि कुछ लोग ऐसे गलत प्रैक्टिसेस करें। ओके आगे बढ़ते हैं। क्या है, दिस कॉइन्स आर मेड ऑफ चीपर मेटल, मतलब हाँ ये क्यों इनका इंट्रिंसिक वैल्यू कम होता है, तो ये चीपर मेटल, जिस आपने देखा ऊपर स्टैंडर्ड कॉइन में क्या देखा था, गोल्ड सिल्वर एल्यूमिनियम ये देखा था राइट। अब यहाँ पे सॉरी गोल्ड सिल्वर देखा था, आपके देखो चीपर मेटल में क्या आ गया, एल्यूमिनियम निकल एक्सेट्रा। दिस कॉइन आर लोअर डिनोमिनेशन एंड आर जनरली यूज फॉर सेटलिंग स्मॉलर ट्रांजेक्शन। इन इंडिया ऑल कॉइन सर्कुलेटेड टुडे आर टोकन कॉइन्स। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो कि आप इंडिया में, आप भारत में जितने भी कॉइन आजकल देख रहे हो ये सारे कौन से कॉइन है, स्टैंडर्ड की टोकन। ये जो आवाज आपको आ रही है कॉइन्स की, कौन से कॉइन है, ये है टोकन कॉइन। तो इंडिया में आजकल जितने भी कॉइन यूज हो रहे वो टोकन कॉइन्स है। डिफिकल्टीज इन दिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टोकन कॉइन गिव रेस टू द पेपर मनी। यस, तो अभी क्या हुआ कि टोकन कॉइन गलत बात नहीं, आज भी चल रहे हैं। अभी मेरे हाथ में सिक्के तो क्या टोकन कॉइन ही है, लेकिन ये खत्म नहीं किए। अब इसमें डिफिकल्टी आ रही थी कि ये 2000 का नोट राइट, मेरे हाथ में 2000 रुपीज है। अब ये कैरी करना कितना सिंपल हो रहा है राइट, मेरे ये 2000 के नोट मेरे जेब में रख दे, मैं किधर भी जा सकता हूं। लेकिन सवाल ये है क्या 1-1 रुपए के 2000 के सिक्के राइट 2000 के कॉइन्स लेके कैरी करके घूमना कितना डिफिकल्ट था। तो ट्रांसपोर्टेशन में ये जो दिक्कतें हो रही थी दोस्तों, इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग नेक्स्ट मनी पे आए, वो क्या है आपका पेपर मनी। समझ रहा है? ओके तो स्टैंडर्ड कॉइन और टोकन कॉइन, इंडिया में क्या चल रहा है फिलहाल, टोकन कॉइन। याद रखना इंट्रिंसिक वैल्यू किसका कम रहेगा फेस वैल्यू से, अगर फेस वैल्यू 1 रुपए तो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब चिपर मेटल यूज किया तो टोकन कॉइन, इसलिए वो अच्छा है, वो यूज कर सकते हैं हम लोग। ओके पेपर मनी पे आते हैं, चलो क्या कहा है सुनो। पेपर मनी वॉज सब्स्टिट्यूट फॉर मेटेलिक मनी। ओके तो किसका सब्स्टिट्यूट था भाई, मेटेलिक मनी का। सब्स्टिट्यूट समझता है ना आपको, मैंने 2-2 रुपए के 1000 सिक्के 1000 कॉइन देके 2000 दूं क्या, और एक नोट देके 2000 दूं क्या, विषय तो एक ही हुआ ना। सब्स्टिट्यूट मतलब ये नहीं तो ये। ओके इन कोर्स ऑफ टाइम इशू ऑफ करेंसी नोट वाज मोनोपोलाइज्ड बाय द सेंट्रल बैंक। अच्छा ये सिर्फ, हाँ देखो दोस्तों ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपको कल लगता है कि मुझे नोट्स बना के बेचना, आप नहीं कर सकते। एक ही इसके पास अथॉरिटी है, किसके पास, आरबीआई के पास इसका अथॉरिटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पेपर मनी कंसिस्ट ऑफ पेपर करेंसी इशू बाय गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तो सेंट्रल बैंक का इंडिया का आरबीआई। आगे एक चैप्टर आएगा जिसमें आपको बहुत डिटेल में समझेगा। इन इंडिया 1 रुपीज नोट एंड ऑल कॉइन आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये अंडरलाइन करना कि भारत में 1 रुपए का नोट
एंड सारे जो कॉइन्स है वो कौन इश्यू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यू करती है। करेंसी नोट्स एंड हायर डिनोमिनेशन आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो दो चीजें आई। अगर आपको पूछा गया एग्जाम में कल, शांति से स्क्रीन पे देखना कि 1 रुपए के कॉइन, राइट, 1 रुपए के नोट और सारे कॉइन्स ये कौन प्रोड्यूस करता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन उसको 1 रुपए के नोट को और कॉइन्स को छोड़ के आगे जितनी भी करेंसी रहेगी वो कौन प्रोड्यूस करेगा या कौन उसको अथॉरिटी रखता है? तो सेंट्रल बैंक, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वहां पे फिनांस मिनिस्टर आ जाएगा। 1 रुपए के कॉइन, 1 रुपए के नोट और कॉइन में मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल रहेगा। और बाकी जितने भी नोट्स आप देखोगे, जितने भी नोट्स, इस पे किसका हक होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब और आप देखोगे ना शांति से, आपके पास अभी भी कोई भी नोट होगा तो निकालो और शांति से देखो, आपको ना यहाँ पे नोट पे एक चीज दिखेगी, गवर्नर, और नीचे आरबीआई का लोगो दिखेगा, भारतीय रिजर्व। कोई भी नोट निकाल लेना, और वो गवर्नर का साइन होना भी उतना ही जरूरी है। क्यों? वो साइन का क्या इंपॉर्टेंस है आगे जाके हम सब आपको डिटेल में बताएंगे। और अब आगे आप कॉमर्स में आ गए हो तो ये सारी चीजें आपको समझने ही वाली है, डोंट वरी। ठीक है, चलो यस आगे पढ़ते हैं करके। ओके, क्या कहा है? इनकन्वीनियंस इन हैंडलिंग एंड रिस्क ऑफ स्टोरिंग पेपर मनी गिव्स राइज टू बैंक मनी। अच्छा सर, इसका भी देखो लास्ट लाइन तो क्या आएगा? अब इसमें क्या इनकन्वीनियंस है हैंडलिंग में? चलो कल मैं बारिश में गया, राइट, मैं ट्रेकिंग को गया और मेरे पास ये सारे पैसे, बारिश गिरी, तो हो सकता है ना ये पैसे भीग जाए और खराब हो जाए, हो सकता है। पॉइंट इज व्हाट कि इसको, या फिर मुझे ट्रैवल करना है, लाखों रुपए में कहां पे कैरी करूं? तो इसीलिए आज हमारी जनरेशन तो सब फोन पे ही कर रही है, गूगल पे कर रही है, पेटीएम कर रही है, तो ये इजी हो गया ना। तो ये डिजिटल मनी में आएगा। लेकिन उससे पहले क्या था? बैंक मनी। अब बैंक मनी क्या है देखते हैं। अच्छा, होप्स आपको सब इंटरेस्टिंग और समझ रहा होगा करके, राइट दोस्तों? ओके, बैंक मनी रेफर्स टू डिपॉजिट विच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश सेव बाय द पीपल। ओके, क्या भाई कि वापस एक बार दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था, छोटा था लेकिन बहुत अलग मीनिंग है इस लाइन का। बैंक मनी रेफर्स टू डिपॉजिट विच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश सेव बाय द पीपल। व्हाट डू यू मीन बाय बैंक मनी? इट इज अ डिपॉजिट। अरे मतलब क्या आप लोगों ने अपना पैसा कहां पे रखा है? बैंक में रखा है। आपने डिपॉजिट किया ना, तो वो क्या क्रिएट हुआ? पीपल्स, राइट, सेव बाय पीपल। जो लोगों ने सेव किया उसे बैंक मनी कहेंगे। इट इज यूज्ड टू क्रिएट क्रेडिट मनी। This can be withdrawable and transferable on demand by mean of check, demand draft, etc. अब आपको बताता हूं, this can be withdrawable मतलब आपने 5,000 रुपए आपके बैंक में रखे, आपको जब चाहे तब आप निकाल सकते हो क्या? हाँ सर। तो आप अपने डिमांड पे थ्रू चेक निकाल सकते हो, थ्रू एटीएम कार्ड निकाल सकते हो, राइट? वो आएगा प्लास्टिक मनी में। लेकिन ये क्या हो गया? पीपल्स बैंक। और एक वर्ड आया था क्रेडिट मनी, क्रिएट क्रेडिट मनी। अब इस वक्त, इस मोमेंट पे आपको ये बताना जरूरी है, तो मतलब आप सुन लीजिए, आपको कितना समझता है, आई थिंक सो समझेगा ही सब, लेकिन 12th लेवल पे बहुत और अच्छे से समझता है। लेकिन क्रेडिट मनी मतलब समझो क्या चीज है वो, कि बैंक के पास हजारों करोड़ रुपए पड़े, लोगों ने अपना सेविंग बैंक में करके रखा है। तो बैंक, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, हम हमारे पैसे बैंक पे रख रहे, सही है? नो, यस और नो? यस सर, सही है। बैंक हम पे उस पे इंटरेस्ट देती है, सर ये भी हमको पता है। मतलब ऐसा कौन सा बिजनेस है यार, बैंक बोलेगी तुम्हारे पैसे भी हम संभालते हैं, तुमको जब चाहे तब भी हम तुमको दे रहे हैं। मतलब बैंक हमारे बिहाफ पे काम कर रही है, आपको ऐसा नहीं लगता? हाँ सर ये तो सही है। मतलब जब चाहे तब हम बैंक में पैसे डाल सकते हैं, जब चाहे तब विड्रॉ कर सकते हैं, बैंक हमको अलग अलग फैसिलिटी दे रहा है, तो बदले में बैंक कमा क्या रहा है? ऊपर से इंटरेस्ट भी हमको ही दे रहा है। अगर आप डेवलप कंट्री में देखोगे ना, तो आपको पैसे डिपॉजिट करने के बाद आपको चार्ज, मतलब उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंडिया में क्या हो रहा है? डेवलपिंग कंट्री में हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। ऐसा क्यों? बैंक कहां से कमाती है इतना पैसा? तो दोस्तों, हम जो डिपॉजिट रखते हैं, राइट, 5 साल के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने एफडी की, तो 5 साल तक तो मैं नहीं निकालूंगा, एग्जांपल दे रहा हूं। हजारों करोड़ बैंक के पास पड़े, तो बैंक क्या करेगी? वो अपने पास एज इट इज नहीं रखेंगी, वो उसको आगे जो नीडी लोग हैं, जिनको लोन चाहिए बिजनेस करने के लिए, व्हाटएवर, उनको लोन देती है। और हमको वो रिटर्न में अगर 5% दे रही है, तो जिन्होंने उनसे लोन लिया, मतलब बैंक ने जिसको लोन लिया, उनको कितना परसेंट देगी? सपोज उसे 10% देगी, तो बैंक क्या कमाएगी? 2% इंटरेस्ट कमाएगी। अब मैं आपको ना और एक चीज बहुत अच्छे से समझाता हूं करके, ये जिन बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आई समझने में, तो उनका वो वाला पॉइंट अभी क्लियर हो जाएगा। वेट अ मिनट, आपको सारी बातें अभी 1 मिनट के अंदर मैं क्लियर करके देता हूँ। बहुत सिंपल है वैसे, लेकिन अभी मुझे समझाना बहुत ज़रूरी था आपको, और मुझे नहीं लगता है कोई बातें पेंडिंग रखनी चाहिए। अगर इजी है तो
बाकी जो आगे 12th में तो पढ़ना ही है हमको, बराबर। ओके चलो, ये क्या है, बैंक है, राइट। यहाँ पे आप लोग हो, आपने बैंक में 10,000 रुपये रखे, कितने रखे, 10,000 रुपये रखे। बैंक आपको बदले में क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है 5%। कितना परसेंट दे रहा है, 5% इंटरेस्ट दे रहा है। या तो समझो आपने 1 लाख रुपया रखा, कितना, 1 लाख रुपया आपने रखा, 1 लाख पे 5% कितना हो गया, बैंक आपको 5,000 रुपये इंटरेस्ट दे रही है। वही 1 लाख बैंक ने आगे किसी को लोन दे के दे, क्योंकि आपने तो बैंक के पास रख दिया था। अब आप 5 साल एफडी है, तो फॉर एग्जांपल 5 साल का एफडी, आप 5 साल कुछ मांगोगे नहीं, एग्जांपल दे रहा हूं। यही 1 लाख बैंक ने आगे किसी को क्या किया, लोन के तौर पे दिया, और उससे कितना परसेंट ब्याज लिया, 10%। यहां से जिसको लोन लिया है उससे बैंक क्या लेगी, इंटरेस्ट लेगी। तो बैंक ने कितना लिया, 10,000 रुपया लिया। बैंक ने आपको कितना दिया, आपको दिया 5,000, तो बैंक ने बीच में कितना कमाया, 5,000 रुपया। तो ऐसे तो बैंक कमाती है। ये तो हो गया, ये क्रेडिट क्रिएशन मतलब क्या सर, कि आपके 1,000 रुपए बैंक घर में होते तो आप ना आप यूज करते ना कोई और यूज कर पाता, लेकिन आपने बैंक में रखा तो आपका पैसा कोई और यूज करके मार्केट में क्या कर रहा है, राइट, बिजनेस कर रहा है, और इकोनॉमी चल रही है, पैसा घूम रहा है मार्केट में, इसलिए वो बैंक में रखना जरूरी है। और एक क्रेडिट क्रिएशन का पॉइंट जब आप 12th में आओगे, आई नो कि ये कंसेप्ट 12th लेवल का था, मैंने अभी समझाया, किसी को थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगा होगा, कुछ कुछ बच्चों को सब समझा होगा। ये डिपेंड करता है कि आपने कितने कॉन्सेंट्रेशन से देखा, नहीं समझा तो भी हम 12th में कर ही लेंगे इसको बहुत अच्छे से, या सीए में भी है ये चीज। ओके, चेक, डिमांड ड्राफ्ट आर नॉट एक्चुअल मनी बट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच डिपॉजिट आर ट्रांसफरेबल। तो ये मैंने आपको कहा भी था, अगर आपने मेरा यूट्यूब पे हर लेक्चर आप देखते आए हो अब तक, तो रियल मनी नहीं है चेक। मतलब क्या सर, लीगल टेंडर मनी और नॉन लीगल टेंडर मनी का कंसेप्ट मैंने बताया था, अगर आपने देखा होगा तो। कैश कोई भी एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता, अगर किया तो आप उसे जेल कर दोगे। लेकिन नॉन लीगल टेंडर मनी जिसमें चेक का एग्जांपल आता है, आप मुझे कल जाके बोलोगे सर फीस चेक से दूं क्या, नहीं चाहिए, तुम बोलोगे सर केस कर दूं क्या, होगा ही नहीं। लेकिन आप मुझे बोल रहे हो सर कैश 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 लड़ता नहीं, मेरे को तुझसे कैश नहीं लेने का, कैश चलेगा नहीं, मुझे तेरे को एडमिशन ही देने का, मेरे को तेरे लीगल टेंडर मनी एक्सेप्ट ही नहीं करने की, मेरे को जेल हो सकती है। आप मेरे पे केस कर सकते हो कि सर ये बंदा कैश को एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है। वेयर इज नॉन लीगल टेंडर मनी के एग्जांपल में क्या आता है, चेक आता है, जिसको ये ऑप्शनल है, भाई मुझे लेना है तो लूंगा, मुझे नहीं लेना तो नहीं लूंगा। इट इज अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। क्रेडिट मनी प्ले ऑन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। कैशलेस ट्रांजैक्शन गेन इंपॉर्टेंस देयर बाय गिविंग रेस टू प्लास्टिक मनी। यस, कैशलेस ट्रांजैक्शन हो रहा था इसलिए प्लास्टिक मनी आ गया। प्लास्टिक मनी में क्या आएगा सर, उसका भी मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं। ये जो आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दिख रहे हैं, राइट, ये जो मेरे कार्ड्स है, ये क्या हो गया, प्लास्टिक मनी। आज मेरे पास बैंक में पैसे है, मैं सिर्फ ये कार्ड लेके मेरे वॉलेट में घूमता हूं, जहां पे मुझे चाहिए स्वाइप कर दिया, राइट, एटीएम में जाके पैसे निकाल ले, विड्रॉ कर ले, क्या हो गया, प्लास्टिक मनी। चलो फटाफट देख लेते हैं। प्लास्टिक मनी is to use transaction due to advanced technology. Debit card and credit card are the use of plastic money. Further innovation of smart transaction lead to introduction of electronic money. Yes, तो एकदम सिंपल था, क्या था, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल देने का, और उसके बाद आप कहोगे कि जैसे ही इनोवेशन हुआ तो आपने क्या किया, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गया, ई मनी का एग्जाम्पल बताओ क्या आपको। चलो यहाँ पे देखो, देखा ना, यहाँ तक देखो, यहाँ पे आपने पेपर मनी देखा, उसके बाद ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, और देखो ये इलेक्ट्रॉनिक मनी, भीम ऐप दिख रहा है, गूगल पे बोल सकते हो, पेटीएम बोल सकते हो, कुछ भी बोलो आप, चलेगा। चलो छोटा सा पार्ट रहेगा और खत्म हो रहा है लेक्चर अपना, तो शांति से, मतलब पूरा कंसंट्रेशन आपका यहाँ पे होना चाहिए। ई मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी इज अ मॉनेटरी वैल्यू दैट द स्टोर एंड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू अ व्हाट वेराइटी ऑफ मीन, लाइक मोबाइल फोन, आप टैबलेट से अपना पैसा पे कर सकते हो। देन आफ्टर स्मार्ट कार्ड्स आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, एक्सेट्रा। इट इज बैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक। यस, सेंट्रल मनी इज यूज फॉर व्हाट, परचेस एंड electronic money is used for purchase and what transaction globally. Digital wallet are also form of store of electronic money. तो यस, ये खत्म हो गया। आपने कौन से ऐसे मोड है जो डिजिटल पेमेंट करते हो, तो बहुत सारे नाम आएंगे, फोन पे आएगा, गूगल पे आएगा, पेटीएम आएगा, अमेजोन मनी आएगा, बहुत अलग अलग नाम है दोस्तों। तो ये क्या था, ये आपको मैं ऐसे भी बता सकता था सिर्फ एकदम फास्ट में, कितने टाइप्स के मनी होते, कमोडिटी, एनिमल मनी। देखो एग्जाम्पल आप देखोगे, कमोडिटी मनी, मेटालिक क्या था वो, मनी, फिर मेटालिक कॉइन, फिर क्या आया, पेपर मनी, फिर आप चेक वेक बोलोगे, प्लास्टिक मनी बोलोगे, उसके बाद क्या बोलोगे, ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी। ये टाइप थे, लेकिन आपको लिखना कैसा है, समझना कैसा है, और कुछ अलग अलग बात है, इसलिए मैंने लेक्चर थोड़ा बड़ा लिया और हर एक चीज आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के समझाई। होप्स तो दोस्तों आपको इस लेक्चर का बेनिफिट हुआ होगा, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के पॉइंट देखेंगे, तब तक के लिए आप एक ब्रेक लीजिए और इस
पॉइंट, मतलब आपके पास बुक है ही अभी, भले किसी के पास ई फॉर्म में होगी, राइट, पीडीएफ फॉर्मेट में होगी, किसी ने खरीद ली होगी, तो उस इतना पैराग्राफ आप पढ़ो, आपको कुछ भी डाउट आए तुरंत वहां पे लिखो और आप मुझे व्हाट्सएप तो कर ही सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। ओके, वेलकम दोस्तों। तो अभी हम लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं, फंक्शंस ऑफ मनी। हमने अब तक बहुत सारे क्वेश्चन देखे, टाइप्स देखे, क्वालिटी ऑफ मनी देखा, अब हमारे फंक्शंस ऑफ मनी कि मनी के क्या क्या काम है। 3 फंक्शंस हो गए, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कंटिजेंट फंक्शन। क्या बोला मैंने? प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कंटिजेंट फंक्शन। तो इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक एक करके हम पढ़ेंगे, समझेंगे और आपको याद भी रह जाएगा। जब आप लिखोगे एग्जाम में, राइट, फंक्शंस ऑफ मनी आया तो आप सबसे पहले लिखोगे प्राइमरी फंक्शन, उसमें 2 सब पॉइंट बनेंगे, एक होगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। ये दोनों बातें मैं आपको पढ़ के समझाता हूं, ध्यान देना। व्हाट डू यू मीन बाय मीडियम ऑफ एक्सचेंज? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज टू सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट एनी कमोडिटी कैन बी परचेस्ड और सोल्ड फॉर मनी। तो मतलब क्या कि आप लोग कहीं पे भी जाओ, आप क्या करते हो, मनी देते हो और मनी के बदले में चीजों को रिसीव करते हो। तो ये क्या हो गया? मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। विदाउट पैसा आपको कोई भी कुछ देगा क्या? नहीं देगा। तो इसीलिए क्या हो जाता है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट? मेजर ऑफ वैल्यू, और ये याद रखना, या फिर आप कहोगे यूनिट ऑफ अकाउंट। चलो पढ़ते हैं क्या है। आप देखोगे प्राइस इज द वैल्यू ऑफ कमोडिटी और सर्विस एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मनी। अच्छा, मनी enables to compare the price of commodities. Different currencies are used to express the value of commodity in different country. For example, अगर आप इंडिया में हो तो सारी चीजें कौन से टर्म में आएगी? रुपीस के टर्म में आएगी। अगर आप यूएसए में हो तो डॉलर की टर्म में आएगा। अगर आप यूके में हो, यूनाइटेड किंगडम, तो पॉन्ड्स के टर्म में आएगा। जापान में एन होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ all kinds assets and liability are started in the term of money as a unit of account। तो यूनिट ऑफ अकाउंट ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंडिया का यूनिट ऑफ अकाउंट आप किस फॉर्म में मनी को देखते हैं? रुपीस के फॉर्म में। जापान में जाओगे तो एन के फॉर्म में, वैसे यूएसए में जाओगे तो डॉलर के फॉर्म में, यूके में जाओगे तो पॉन्ड के फॉर्म में। अलग अलग, जैसे हम रुपीस बोलते हैं, वो लोग जापान वाले एन बोल रहे होंगे, राइट, यूएसए वाले डॉलर बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? अकाउंट ऑफ मनी। जैसे आप बैलेंस शीट अकाउंट सीखते हो, राइट ना, वहां पे आप रुपीस लिखते हो, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए। वैसे यूएसए में अकाउंटिंग कौन से फॉर्म में होगा? डॉलर के फॉर्म में होगा। समझ रहे हो दोस्तों? तो इसे कहते हैं सेकंड प्राइमरी फंक्शन क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू, या फिर आप कहोगे यूनिट ऑफ अकाउंट। और प्राइस है इसीलिए कंपेयर करना इजी हो जाता है। समझा दोस्तों? तो ओके, तो पहला खत्म हो गया हमारा। प्राइमरी फंक्शन में देयर आर 2 पॉइंट्स, वन इज व्हाट? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा क्या था? मेजर ऑफ वैल्यू, या आप कहोगे क्या क्या क्या? यूनिट ऑफ अकाउंट। ओके, डन। चलो आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी फंक्शन। अब सवाल ये आता है कि सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी में क्या क्या चीजें आती है। तो यहां पे जनरली 3 बातें उन्होंने दी हुई है, हम तीनों बातें पढ़ेंगे। प्राइमरी में 2 थे, सेकेंडरी में 3 है। चलो पहला पॉइंट क्या था देखते हैं करके। द फर्स्ट पॉइंट इज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट अंडर बार्टर सिस्टम टेकिंग लोन वॉज ईजी। अच्छा, बार्टर सिस्टम में लोन लेना बहुत ईजी हुआ करता था, बट इट्स रीपेमेंट वॉज डिफिकल्ट बिकॉज लोन वॉज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, कैटल एक्सेट्रा। मनी हैज ओवरकम दिस डिफिकल्टी। पेमेंट टू मेड एट अ फ्यूचर डेट इज कॉल्ड डिफर्ड पेमेंट। जो पेमेंट आप फ्यूचर में रिपे करने वाले हो और आप बाद में उससे पेमेंट करोगे, राइट, एक लाइबिलिटी 10 साल बाद में पेमेंट करूंगा, तो उसे क्या कहोगा? डिफर्ड पेमेंट। बाय सर्विंग अ स्टैंडर्ड मेजर पेमेंट ओवर अ टाइम मनी मेक्स बोरोइंग एंड लेंडिंग इजी। बार्टर में क्या होता था कि मैंने आपको सपोज एक गाय दे दी और कहा कि ये गाय मुझे लौटाना 3 साल बाद, लेकिन बीच में अगर वो गाय मर गई तो क्या करोगे? वो डिफिकल्ट हो जाता था रीपेमेंट करना। तो डिफर पेमेंट वाज डिफिकल्ट इन बार्टर सिस्टम, बट इन जब से मनी आया तब से क्या हो गया? इट इज इजी। व्हाई? बिकॉज कि आपने अगर किसी को 5,000 भी लोन पे दिया ना, तो 3 साल बाद आप डेट फिक्स कर सकते हो, उसका इंटरेस्ट फिक्स कर सकते हो, तो फ्यूचर पेमेंट जो देना था वो इजी हो गया। इसे कहते हैं डिफर्ड पेमेंट। तो ये क्वालिटी है सेकेंडरी फंक्शन की, राइट। ओके, और जैसे आप 12th में जाओगे, अकाउंट का एक पॉइंट आएगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करके, वो डिफर्ड पेमेंट कैसा होता है वो आशीष सर बताएंगे आपको। दूसरा पॉइंट है स्टोर ऑफ वैल्यू।
स्टोर ऑफ वैल्यू क्या? मनी एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. मनी नॉट ओनली satisfy wants in the present but also make provision for the satisfaction of want in future. This is possible due to saving. According to Lord James Keynes, money is link between the present and future. Yes दोस्तों, स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब क्या कि आप लोग, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत बार वो जहां से अर्न कर रहे हैं उसका कुछ पैसा खर्चा करते हैं और कुछ पैसा सेव करके रखते हैं. क्यों सेविंग करके रखते हैं, क्यों स्टोर करके रखते हैं? ताकि फ्यूचर में जब कभी भी जरूरत लगे तो वो खर्चा करके वो चीज खरीद सके या वांट सेटिस्फाई कर सके. तो समझ में आ रहा है स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब क्या? इन शॉर्ट आप कहो सेविंग. और यहां पे जेम केन्स का लाइन आपको लिखना है. जब आप आंसर लिखोगे तो आप लिखोगे मनी इज अ लिंक बिटवीन व्हाट, दो चीजों के बीच में एक लिंक होगा. क्या? प्रेजेंट एंड फ्यूचर. एक ब्रिज है जो आपको फ्यूचर की तरफ लेके जा रहा है आपके वांट. और डेफिनेटली इंडिया में देखो लॉकडाउन होने के बाद भी बहुत सारे परिवार क्यों संभल गए? जस्ट बिकॉज उन्होंने सेविंग करके रखा था. आज अगर हमारा यूएसए जैसा कल्चर होता जो वहां पे होता है कि वो लोग कल में बिलीव नहीं करते, आज में ही सब कुछ खत्म कर देते हैं, लेकिन ऐसे कुछ अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन आए तो उसको संभलने के लिए आपको सेविंग बहुत जरूरी है. दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू मनी का है करके. लास्ट पॉइंट सेकेंडरी फंक्शन का, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. क्या दिया है? मनी एनेबल्स ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. रियल असेट्स लाइक, उन्होंने कहा है कि असेट्स लाइक व्हाट, बिल्डिंग, फिर प्लॉट, शॉप, एग्रीकल्चर, लैंड एक्सेट्रा कैन बी सोल्ड वन प्लेस एंड कैन बी परचेस एट अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ मनी. यस सर, मतलब वो लैंड बिल्डिंग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा. लेकिन अगर मुझे राजस्थान में कुछ जमीन खरीदनी है तो क्या मैं नासिक से खरीद सकता हूं? हाँ सर, राइट. तो मैंने क्या किया, सिर्फ पैसे ट्रांसफर कर दिए उनको. समझ में आ रहा है आपको? एंड तो वही एक पॉइंट है, आपको ओनरशिप मिल जाएगी उस पर. तो दैट्स व्हाई मनी हैज व्हाट, ट्रांसफर वैल्यू. तो दो पॉइंट समझे दोस्तों. सर ये लास्ट वाला पॉइंट वापस पढ़ो ना. ओके पढ़ता हूं. मनी इनेबल ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. वैल्यू मैंने ट्रांसफर कर दी, एक बंदे दूसरे बंदे के पास वो वैल्यूज ट्रांसफर कर सकते हैं. एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मैंने जमीन खरीद ली, एक नासिक के बंदे ने राजस्थान की जमीन खरीदी. रियल असेट्स लाइक क्या? एग्जांपल देना रियल असेट्स के क्या क्या थे? लैंड, बिल्डिंग, शॉप, एग्रीकल्चर, कुछ भी हो, कैन बी सोल्ड एट वन प्लेस एंड कैन बी परचेस एट अनदर प्लेस. क्या मैं यहां से नासिक से राजस्थान की जमीन खरीद रहा हूं? ओके, तीन फंक्शन हो गए सेकेंडरी के. चलो बोलो क्या था? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. तो मैं कहूँ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर वैल्यू, तीनों एस से आ रहे पॉइंट. ओके, फिर आप देखोगे कंटिंजेंट फंक्शन. प्राइमरी देखे 2 थे, सेकेंडरी देखे 3 थे. अब हम जा रहे हैं कंटिंजेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर किनली. अब ये किनली याद कैसे रखो? ये देखो पानी की बॉटल आती थी बहुत बार, राइट ना, बिस्लरी के बाद ऐसे किनली नाम सुना रहेगा, कुछ भी हो याद रख लेगा सिर्फ नाम. प्रोफेसर किनली इज द मॉडर्न पीरियड मनी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मोस्ट ऑफ द ऑल इकोनॉमिक. पहला, मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम. National income is expressed in money term. Distribution of national income amongst the 4 factor of production like in term of monetary rewards, rent, wages, interest and profit etc. बेटा मैंने आपको समझाया था कि क्या था. उनका कहना है कि कंटिंजेंट फंक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग सी से, याद रखना सी फॉर व्हाट, कंटिंजेंट फंक्शन. उन्होंने कहा है कि लैंड, बिल्डिंग, उसके बाद क्या हो गया, लैंड, एक मिनट लिख लेता हूँ, लैंड बिल्डिंग, उसके बाद क्या था, आप देखोगे लेबर और देखोगे एंटरप्रेन्योर. तो लैंड को क्या मिलता है बदले में, बोलो तो रिवॉर्ड, रेंट. वेरी गुड. लेबर को आप क्या देते हो? वेजेस. समझ में आ रहा है ना? इनको रिटर्न, अगर लैंड में ले रहा हूं तो रेंट दूंगा, लेबर को मैं काम करा रहा हूं तो उसको पगार दूंगा, वेजेस. वैसे ही सॉरी ये क्या था, बिल्डिंग था क्या, लैंड, लेबर. ओके, यहाँ पे बिल्डिंग नहीं था, कैपिटल था. भाई तुम बोला बताओ ना मुझे, सर वर्चुअल है कैसे बताएं. ओके, ये कैपिटल था, राइट. एक मिनट, ये रफ कर देते हैं, सिंपल सी बात है. ओके, तो ये क्या था, लैंड हो गया, यहाँ पे कैपिटल हो गया, कैपिटल पे मिलेगा इंटरेस्ट, राइट. लेबर पे मिलेगा आपको वेजेस एंड एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस कर रहा है उससे क्या मिलेगा, प्रॉफिट. तो उन्होंने क्या कहा है कि जितना ये कंटिंजेंट फंक्शन में आप नेशनल इनकम, पूरे इंडिया का इनकम कौन सा टर्म में कैलकुलेट करते हो, तो मनी. हर जगह आ जाके क्या आ जाएगा, पैसा तो आ ही रहा है. और ये जो मैंने कहा रेंट हो गया, वेजेस हो गया, फिर उसके बाद इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये क्या है, उस 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बदले में देने वाले पेमेंट से दोस्तों. ओके, बेसिस ऑफ क्रेडिट. Commercial bank create credit money on the basis of primary deposit. Money provide liquid base to creation of credit money. सर ये क्या है करके मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना स्क्रीन पे, राइट. ये मेरा है कमर्शियल बैंक,
जिसका नाम है फॉर एग्जांपल एक SBI रखते हैं, ठीक है, SBI, इसको मनी क्या करना है, लोन पे देना है। लोन पे देना मतलब ये क्रेडिट क्रिएशन होता है। कैसे क्रेडिट क्रिएशन होता है मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। 10,000 रुपये अगर ये किसी को दे रहे हैं, बराबर बेटा, 10,000 रुपये किसी को दे रहे हैं, ये क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी लोगों ने डिपॉजिट किया हुआ है। कितना रुपया, फॉर एग्जांपल 50,000 रुपया डिपॉजिट किया है और इस 50,000 में से इन लोगों ने 10,000 लोन की टर्म पे दे दिए। तो ये जो इसने पहले डिपॉजिट किया ना, इसे प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट। जब फर्स्ट टाइम किसी के अपना पैसा रखा हुआ है और इसमें से ये लोग क्या करते हैं, लोन देते आगे। 12वीं में एक कंसेप्ट है तो आपको और क्लियर कर दूंगा मैं, डोंट वरी। लेकिन क्या है भाई, दूसरा पॉइंट ये था कि वो क्रेडिट क्रिएट करता है, मतलब मार्केट में लोन देता है, ऐसे ही समझो अभी तो भी। यस, आगे impart liquidity to wealth. Okay, money is called the most liquid asset. Money can be easily converted into asset, and any asset can be converted into money. For example, a person can purchase gold. If he want, he can sell and purchase government bonds and security. अब liquid asset मतलब क्या, थोड़ा डाउट आ रहा है सर, व्हाट डू मीन बाय लिक्विड एसेट, वो हमको समझाओ ना। लिक्विड एसेट क्या वर्ड आ गया है बेटा, ध्यान दो, स्क्रीन पे देखो करके। तुम्हारे पास एक तरफ है कैश 2,000 रुपए, एक तरफ है कैश 2,000 रुपए, और दूसरी तरफ है मेरा ये फोन, राइट, दूसरी तरफ है मेरा फोन जो रहेगा 50,000 का। अब मुझे बताओ, मुझे अर्जेंट में नीड है, अर्जेंट में, राइट, मुझे बाहर कुछ चीजें चाहिए, तो ये मेरा काम इजी करेगा कि ये, बताओ बताओ सर, में मुद्दा क्या है, कैश जल्दी एक्सेप्टेबल रहेगा कि फोन? आप कहोगे सर डेफिनेटली कैश दो, कोई झंझट ही नहीं रहेगी। भले मेरा फोन कितना भी महंगा है, सामने वाले को अगर रिक्वायरमेंट नहीं, वो बोलेगा भाई मेरे को नहीं चाहिए तुझा, लेकिन कैश दी तो वो क्या बोलता, क्या मेरे को नहीं चाहिए, बोलता ठीक है सर कैश दो और अपनी जो चीज से वो ले लो करके। मुद्दा क्या है दोस्तों कि अगर ये लिक्विड एसेट हो गया, लिक्विड एसेट, राइट, इसके बदले में मैं गोल्ड रखता हूं, गोल्ड है एक तरफ और एक तरफ है मेरा ये फोन। अब इन दोनों में से कौन सा जल्दी बिक जाएगा, डेफिनेटली गोल्ड, क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है। तो ये कौन सा हो गया, लिक्विड एसेट हो गया, जो इजीली आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो और उससे पैसा मिले, या जो इजीली एक्सेप्टेबल या कन्वर्टेबल है उसे मैं क्या कहूंगा, लिक्विड एसेट। समझा एवरीबॉडी? लिक्विड एसेट मतलब कैश ले लो, गोल्ड ले लो, ऐसा कि जिसको ज्यादा दिक्कत ही नहीं आती आपको कन्वर्ट करने में। सो लिक्विडिटी मनी का क्या है, ज्यादा है। ये हमने कंटिंजेंट फंक्शन देखा करके। ओके, अब चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, राइट। चौथा पॉइंट क्या है देखते हैं, एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल लाइक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP, सर ये क्या होता है, ये 12th में हमको पढ़ना है, डोंट वरी। टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट कैन बी इजीली एस्टिमेटेड इन मनी टर्म। तो ये जो भी बड़े बड़े टर्म आपने देखे, ग्रॉस सेविंग कितना हुआ इंडिया का, इंडिया ने इन्वेस्टमेंट कितना किया, ये सिर्फ वर्ड देखते हो हम, किस में मेजर कर सकते हैं, सारी बातों को मनी में मेजर कर सकते हैं। इट ऑल्सो फैसिलिटेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन, प्रिपरेशन एंड बजट। तो ये भी देखा जाएगा कि गवर्नमेंट ने कितना टैक्स कलेक्ट किया है, कितना बजट है पैसों की टर्म में, ये सारी बातें। ओके, खत्म हो गया। देखो दोस्तों 2 3 4 ऐसे पॉइंट है। सर 2 3 4 मतलब क्या, यहां पे ध्यान दो कैसे आपको लर्न करना है। पहले आपने देखे कौन से फंक्शन, प्राइमरी, फिर देखे सेकेंडरी और फिर देखे कंटिंजेंट। इसमें कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है सर। एक कौन सा था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पहला पॉइंट था ना मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा पॉइंट कौन सा पढ़ देखा था आपने, मीडियम, देखो यहाँ पे मेजर ऑफ वैल्यू। यस सर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और आप कहोगे मेजर्स ऑफ वैल्यू। इसमें 3 पॉइंट थे, तीनों एस से स्टार्ट हो रहे थे, राइट। कौन सा था, स्टैंडर्ड डिफर पेमेंट, उसके बाद स्टोर ऑफ वैल्यू और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। स्टैंडर्ड डिफरेंट पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो SST ऐसे पॉइंट बने, और इसमें कितने पॉइंट बने, 4 पॉइंट बने। कंटिंजेंट में कौन से 4 पॉइंट बने, यहाँ पे देखो, मेजर ऑफ नेशनल इनकम, उसके बाद बेसिस ऑफ क्रेडिट, इम्पार्ट लिक्विडिटी, लिक्विडिटी अभी मैंने मतलब समझा दिया, एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो मतलब जो बड़े लेवल के, नेशनल इनकम के वेरिएबल मतलब वेरिएबल्स को चेक करना, आप मनी के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हो, दैट्स इट। तो आपको टोटल पॉइंट कितने हो गए, 2 3 और वो 4 वाले, लेकिन मेन हेडिंग क्या था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंटिंजेंट। 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, सिंपल, समझा। ओके, लास्ट कंसेप्ट, अपना चैप्टर डन हो जाएगा। कंसेप्ट है ब्लैक मनी का। अब ब्लैक मनी मतलब क्या बेटा, ब्लैक मनी मतलब सब काला पैसा नहीं, मैं इस पैसे को भी ब्लैक मनी कह सकता हूं।
क्यों ब्लैक मनी कहूंगा मैं इसे? आपने फीस दी लेकिन मैंने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया। मैंने क्या किया, मेरे को जो लीगली टैक्स देना चाहिए था कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को, वो नहीं दिखाते हुए मैंने इसका अकाउंटिंग नहीं किया, इसको छुपा के चोरी छुपा के ये पैसे मेरे पास रखे। हाँ, मेहनत मैंने ही की है, कमाया मैंने ही है, मैंने ही पढ़ाया आपको, मैंने इंडिया में हजारों बच्चों को पढ़ा के सारा पैसा मेरे पास इकट्ठा किया। मेहनत की क्या? डेफिनेटली की। चोरी की क्या? नहीं की। लेकिन फिर भी अगर मैं टैक्स नहीं देता हूं तो इस सारे अनअकाउंटेड मनी को क्या कहा जाएगा? ब्लैक मनी कहा जाएगा सर। तो ये पैसा ब्लैक है क्या? अगर मैंने टैक्स नहीं दिया, छुपाया है सरकार से, तो ये क्या हो जाएगा? ब्लैक मनी हो जाएगा। इवन आपने शिवाजी द बॉस मूवी देखा है क्या? अगर आपने कभी वो रजनीकांत का मूवी देखा रहेगा, आपको समझ गया होगा कि वो कैसे लास्ट में वो सारे जिनके पास ब्लैक मनी उनके यहाँ पे बोलते हैं ना कि रेड करते हैं करके, या फिर स्पेशल 26 मूवी देखा होगा तो भी आपके ध्यान में आ गया होगा। चलो पढ़ते हैं अभी यहाँ पे। व्हाट डू यू मीन ब्लैक मनी? ब्लैक मनी इज अ मनी विच इज रिसीव्ड इन कैश बट नॉट अकाउंटेड फॉर एंड ऑन विच टैक्स इज नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। समझा क्या? कि मैंने रिसीव तो किया है लेकिन ना तो उसे अकाउंटिंग में कुछ दिखाया है, ना तो उस पर क्या किया है? टैक्स पेड किया। उसे हम क्या कहेंगे? ब्लैक मनी। ब्लैक मनी इज टैक्स इवेडेड इनकम। टैक्स इवेडेड मतलब क्या? कि आपने टैक्स पेड नहीं किया है, टैक्स को अवॉइड किया है पेड करने से। इट कैन बी अर्न थ्रू बोथ लीगल एंड इनलीगल मीन्स। यस, और ब्लैक मनी दोनों तरीके से हो सकती है दोस्तों। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ा के मेहनत करके कमा रहा हूं, लीगल हो गया। मैं ड्रग्स सेल कर रहा हूं, इलीगल तरीके से, दोनों ब्लैक मनी में आ सकता है। ब्लैक मनी इनकरेज इलीगल एक्टिविटीज सच एज करप्शन हो गया, ब्राइबरी हो गई, ब्लैक मार्केटिंग हो गया, होल्डिंग्स एक्सेट्रा। दिस क्रिएट ऑब्स्टेकल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यस, तो अगर पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा तो गवर्नमेंट अपने लिए कुछ अच्छे अच्छे काम नहीं कर पाएगी। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टेबिलिटीज आर क्रिएटेड इन इकोनॉमी ड्यू टू व्हाट? ब्लैक मनीज। यस, टू कंट्रोल ब्लैक मनी, डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन समझते हैं ना आपको? मोदी जी ने कहा था, देखो भाइयों और बहनों या मित्रों, कल मतलब बोलते हैं ना कि कल रात 8 बजे से या आज रात 8 बजे समथिंग कुछ, या 12 बजे के बाद ये 1000 और 500 के नोट लीगल टेंडर मनी नहीं रहेंगे, ऐसे उन्होंने कहा था। और दूसरे दिन से सारे करेंसी नोट्स बंद हो गए थे। आपने आई थिंक सो एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत सारे हलचल हो गई थी, आपके घर में भी कुछ हुआ होगा करके। अचानक से नोट बंद कर दिए, क्यों? क्योंकि उनको यही करना था कि ब्लैक मनी हटाना था, ताकि लोग जाके बैंक में डिपॉजिट करें। और एक बार बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो उनको समझ जाता था कि अरे मतलब इसके पास इतना पैसा था तो आज तक दिखाया क्यों नहीं? क्योंकि बैंक में जैसे पैसा गया वो अकाउंटेड हो जाता है, फिर आपको बताना पड़ता है कि आया कहाँ से। समझ में आ रहा है? और आपको बताऊंगा कि एक टाइम एक सेशन, जब अपने लाइव सेशन हो गए चालू, कि कैसे उस केस में जुगाड़ किया था लोगों ने। फिर भी इतना गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन करने के बाद भी वो सक्सेसफुल क्यों नहीं रहा? बहुत हद तक वो सक्सेसफुल रहा, लेकिन उसके भी इंडियन लोग हैं ना जुगाड़ निकाल लिए थे। और वो क्या जुगाड़ थे हम लाइव सेशन में आपके बताऊंगा कभी मैं आपको। टू कंट्रोल ब्लैक मनी, डिमोनेटाइजेशन वन ऑफ द टूल विच मेनी कंट्रीज हैव अडॉप्टेड। बहुत सारी कंट्री ने उसे अडॉप्ट किया हुआ है और यहां से ब्लैक मनी का कंसेप्ट आपका खत्म हो गया दोस्तों। ये सेशन खत्म, ये चैप्टर खत्म। अब चालू होता है कौन सा पार्ट? एक्सरसाइज का पार्ट चालू होता है, ठीक है? वो भी मैं एक लेक्चर ले लूंगा अभी, लेकिन आपका चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स का डन 100%, ठीक है? होप सो आपको समझा होगा। अच्छे से लर्न करो, इस पे पेपर हम बहुत ही जल्द ले लेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। ओके, वेलकम दोस्तों। तो अभी सेकंड कंसेप्ट हम या सेकंड पॉइंट हम चालू कर रहे हैं, क्वालिटीज ऑफ मनी। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ मनी, राइट? आपने एक बात तो सुनी होगी, पैसा फेंको तमाशा देखो। मतलब अगर आपके पास पैसा है तो आपका कोई भी काम नहीं रुक सकता, क्योंकि दुनिया कौन सी भाषा, कौन सी लैंग्वेज जानती है? पैसों की। ये हमने अभी तक सुना हुआ है। लेकिन अगर हम पढ़ाई की बात करें, राइट, जब बात होगी पढ़ाई की, उस वक्त आपको क्या पॉइंट्स लिखने हैं और उस पॉइंट को एक्सप्लेन कैसे करना है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहला पॉइंट आपको आ रहा है कि मनी का एक सबसे अच्छा क्वालिटी जो है तो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, कि कोई भी लोग मनी को एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता, राइट? पढ़ते अब उसके अंदर आप क्या लिखोगे और बाद में मैं आपको मेमोरी टेक्निक भी दूंगा करके। यस, चलो पहले जी से मेरा पॉइंट था व्हाट? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। एनीथिंग विच इज यूज एज अ मनी मस्ट बी इजीली एक्सेप्टेबल बाय ऑल फॉर एक्सेप्टेड बाय ऑल फॉर एक्सचेंज पर्पस। यस, एनीथिंग मतलब मैंने आपको कहा था ना कि अगर मैं पैसों की अगर बात करूं तो आपने मुझे फीस दी और मैंने आपको क्या दिया? सर्विस दिया। वैसे ही मार्केट में आप ये पैसा लेके जाओ, आपको इसके बदले में कुछ भी मिलेगा, राइट? जो जनरली एक्सेप्टेबल है। तो ये पहला मुद्दा जो इसका एक क्वालिटी है। दूसरा, डिविजिबिलिटी। यस सर, मनी शुड बी इजीली डिविजिबल इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशन टू व्हाट? फैसिलिटेट स्मॉल ट्रांजैक्शन।
सही है सर। अगर मैंने आपको कहा था कि एक तरफ आपको 2000 रुपये का नोट है और आपको 100 रुपये चाहिए, तो आप छुट्टे कर ले सकते हो, 100 के 20 नोट्स आप ले लोगे, डिविजिबल है ना। आपको 50 रुपये देने हैं तो आप 100 रुपये की नोट दोगे, 50 रुपये वापस ले लोगे। तो ये क्या हो गया, इसका एक क्वालिटी है कि मनी क्या हो सकता है, डिविजिबल। आपको जितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन करना है उतने अमाउंट का आप मनी उसे दे सकते हो, या बचे हुए पैसे आप रिटर्न भी ले सकते हो करके। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ड्यूरेबिलिटी। चलो, जी से हो गया जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, डी से पॉइंट था डिविजिबिलिटी। अब ये जी और डी क्यों बोल रहा हूँ, बाद में मेमोरी टेक्निक आएगी तो आपको समझेगा। अगेन डी से पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी। Okay, money should also be possess the characteristics of durability. Currency notes and coins are being used repeatedly and shall continue to do so for years together on account of durability. Yes दोस्तों, तो जो भी आप ये पेपर नोट्स देख रहे हो, करेंसी नोट्स देख रहे हो, राइट, ये ड्यूरेबल है क्या? हाँ सर। ये अब ये मतलब मेरे पास सपोज कल ये पैसा है, लेकिन इससे पहले किसी और के पास थे। सबसे पहले वो करेंसी प्रेस में, जहाँ पे वो प्रिंटिंग प्रेस था, वहाँ से प्रेस होकर नोट्स बाहर निकले, राइट। फिर वो इकोनॉमी में आ गए। अब मेरे पास से अगर मैं पेमेंट और करूँगा तो किसी और के पास चले जाएंगे, तो ये घूमते रहेगा। पैसा डिस्ट्रॉय होगा क्या? जल्दी नहीं, ड्यूरेबल है, राइट। पेरिशेबल और ड्यूरेबल मैंने समझा दिया था आपको, राइट ना, कि जल्दी से खराब न होने वाला। तो इसका ये एक क्वालिटी है, ड्यूरेबिलिटी, राइट। एंड मनी शुड बी पजेस व्हाट, और उन्होंने कहा है कि मनी ऐसे ही होने चाहिए जो क्या लॉन्ग टर्म चल सके, राइट दोस्तों। बहुत बार आपको मैं और एक एग्जांपल दूंगा, हाँ मेरे पास है शायद से। ये देखो आप ना, ये क्या है, अगर आप देख पा रहे होगे तो ये एटीएम से जब आप पैसे निकालते हो ना, तब आपको ऐसे रिसीट मिलती है कि आपके पास कितना बैलेंस बचा हुआ है, कितने पैसे आपने निकाले वगैरह वगैरह। लेकिन आप कभी ना एक ट्राई करना, इस पे जो लिखी हुई बातें वो ना धीरे धीरे गायब हो जाती है, राइट। मतलब आप कुछ भी मत करना, आप सिर्फ फोल्ड करके एक जगह पे इसे रख देना, 1 महीने बाद निकाल के देखो, यहाँ पे जो उन्होंने वो जो इंक होता है वो सब इनविजिबल, गायब हो जाएगा वहाँ पे। तो ऐसे अगर नोट्स का रहा, कल जाके आपने 2-2 हज़ार के नोट्स लिए और रख दिए, लाइक एक बैग में रख दिए करके, और 1 साल बाद निकाल रहे हो, पूरा से पैसे कोरा कागज रहेगा। जस्ट इमेजिन ऐसे हुआ तो कितना मारोगे आप लोग गवर्नमेंट को, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ड्यूरेबिलिटी ये वाला इसका क्वालिटी है कि आप कितने भी वक्त तक रखो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला करके। देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट है सी से cognizability. Money must be easily recognized. It should be have certain distinct marks so as to avoid confusion by the receiving person. तो यस, पॉइंट क्या था, कॉग्निजेबिलिटी मतलब कि वो इस तरह से अपने मनी को स्टैंडर्डाइज फॉर्म में बनाना चाहिए कि लोग देखते से उसका एक अलग पॉइंट होना चाहिए कि पहचान जाए। अब जो न्यू नोट्स था उसका कलर है, ये अगर आपको पिंक कलर दिख रहा है 2000 की नोट्स, ये वाला कलर दिख रहा है सर 100 की नोट्स, ऐसे ही अलग अलग नोट्स के अलग अलग साइज से, और अगर आपको ये दिख रहा है तो क्या अभी 10 की नोट्स, तो ये क्या कर लिया आपने, मनी को देख के ही आपको साइज से सारी चीज़ें इतना प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, क्वालिटी कि लोगों को वो समझने में दिक्कत ना हो और आसानी हो जाए। पोर्टेबिलिटी, पी से पॉइंट आएगा पोर्टेबिलिटी। इट शुड बी इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी डिफिकल्टी, एक्सपेंसेस एंड इनकन्वीनियंस। फॉर एग्जांपल करेंसी नोट्स आर इजीली पोर्टेबल, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हो। तो देखो मुद्दा क्या है, समझने के लिए बहुत आसान है, आई नो कि आप अगर पढ़ते तो भी समझ जाते, लेकिन याद रखना है एग्जाम में जब आप पी से ये पॉइंट लिखोगे पोर्टेबिलिटी, तो अपने मन से कुछ भी मत फेंकना। इट शुड बी, लैंग्वेज देखो क्या, इट शुड बी इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी व्हाट डिफिकल्टीज, एंड आगे लिख देना एक्सपेंसेस without any difficulties, expenses are not inconvenience and currency notes are the easily portable। तो ये वाला एग्जांपल दिया है। homogeneity मतलब क्या, similarity, money of a particular denomination must be homogeneous or identical in its feature। बहुत बार देखो आपने किसी को पेमेंट किया ना, तो वो लोग ऐसे नोट्स को ऐसे देखते करके ऊपर करके, डुप्लीकेट तो नहीं है, सारी चीजें चेक करते हैं, राइट ना, कुछ तो करते होगे, आपने बहुत बार ये नोटिस किया होगा। अगर ये सेम साइज, सेम शेप, सेम डिजाइन के हैं तो ये इजी हो जाएगा, लेकिन कल जाके हर नोट अलग अलग बनी तो डुप्लीकेट नोट कौन सा और ओरिजिनल कौन सा पहचानना तो मुश्किल हो जाएगा ना। इसलिए उन्होंने कहा कि होमोजेनिटी मतलब सिमिलरिटी रखो सारे पॉइंट, और गवर्नमेंट भी बताते हैं कि सही असली नोट और नकली नोट में फर्क कैसे पता करना है, राइट। वो कब समझेगा, जब हमारे असली नोट के होमोजेनिटी, सारे नोट सेम तरीके से प्रिंट हुए हो, राइट दोस्तों। एंड नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज योर स्टेबिलिटी। मनी शुड हैव अ स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू, इट सर्व एज अ मेजर ऑफ वैल्यू टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, दिस गुड्स कैन बी सोल्ड एंड परचेज इन फ्यूचर एज पर रिक्वायरमेंट। यस, तो मनी शुड हैव अ स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू। तो मॉनेटरी वैल्यू मतलब क्या दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दूँ, ये पॉइंट कैसे समझना है। बहुत बार आपने सुना होगा अपने घर वालों को बात करते वक्त कि हमारे ज़माने में ना तो 100 रुपये में बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी, लेकिन अपने ज़माने, अपना ज़माना मतलब 2020 में
100 रुपये में बहुत कम चीज़ें आती, लेकिन वही 1990 और 1980 की आप बात करो तो बहुत सारी चीज़ें, पूरा राशन घर भर के लाते थे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से ही हो या मम्मी पापा हो। लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मनी का वैल्यू कम हो गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, राइट। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए तो ही लोग भरोसा करेंगे ना करेंसी नोट्स पे, तो ये उसका क्वालिटी है करके। कितने पॉइंट हो गए, राइट? 7 पॉइंट हो गए। अब याद कैसे रखना है, इसका मेमोरी टेक्निक हमने बनाया है, HSC GDP। अभी आप 12th में जाओगे, राइट? तो HSC GDP पता है ना, GDP वर्ड सुना होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुछ भी हो, आपको ये 2 वर्ड याद रखने हैं, सारे के सारे 7 पॉइंट याद रह जाएंगे। चलो मेरे साथ बताओ, G से क्या पॉइंट था बोलो तो, ये लिख लेना आपको तुरंत। G से पॉइंट था जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, D से 2 पॉइंट थे तो D स्क्वायर हम लिखते हैं, GDP का D क्या होगा, स्क्वायर, मतलब 2 बार है। D से डिविजिबिलिटी, D से ड्यूरेबिलिटी, फिर P वाला पॉइंट देखो पोर्टेबिलिटी, तो 4 पॉइंट हमने यहाँ पे समझे। G से क्या था, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, D से ड्यूरेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, P से पोर्टेबिलिटी, ओके, H से होमोजेनिटी, S से बोलो क्या था, S से पॉइंट कहाँ पे गया, स्टेबिलिटी, और C से क्या पॉइंट था, कॉग्निजेबिलिटी। ये आपको लिखना है वहाँ पे, और तब तक मैं 1 मिनट आपको ब्रेक देता हूँ, मतलब 1 मिनट आप लिख लो, राइट? तब तक मतलब आप और लर्न भी कर लो, तुरंत लिख लो। HSC GDP, मैं अगर आपको पूछूंगा मतलब अपना लाइव सेशन में कि बताओ क्वालिटीज ऑफ मनी क्या थे, आपको बोलते आना चाहिए HSC GDP। लिख लिया आपने? और लर्न भी करना है। GDP, D 2 बार है, ड्यूरेबिलिटी एंड डिविजिबिलिटी, P से क्या था, पोर्टेबिलिटी, G से क्या था, जनरली एक्सेप्टेबल, H से क्या था, होमोजेनिटी, S से क्या था, स्टेबिलिटी, और C से क्या था, कॉग्निजेबिलिटी। ये पॉइंट आपको बार बार रिपीट करके क्वालिटी वाला पॉइंट आज ही लर्न कर लेना है, ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट अभी बच जाता है क्या, फंक्शंस ऑफ मनी, और वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट? फंक्शंस ऑफ मनी हम लोग खत्म करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपका हो जाना चाहिए। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।